ब्रांच से रिलेटेड अकाउंटिंग पढ़ना है। जो ब्रांच है उसका अकाउंट कैसे मेंटेन होगा। तो पहले सिंपल सा ब्रांच का क्या होता है ये समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल किसी बिजनेस का ले लेते हैं, ठीक है ना। MBA चाय वाला अभी बहुत पॉपुलर है, नाम सुना भी होगा तुम लोग, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, लॉस प्रॉफिट चलते रहता है, ठीक है। MBA चाय वाला ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया था अहमदाबाद से, गुजरात का अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। और ये अलग अलग जगह पे अब अपना आउटलेट खोल रहा है, यानी ब्रांचेज खोल रहा है। और ऑल ओवर इंडिया में अभी तक ये 200 आउटलेट यानी 200 ब्रांच खोल चुका है अलग अलग सिटी में। रांची में भी है, जमशेदपुर में भी है, धनबाद में भी है, डाल्टनगंज में भी खोला। मैंने लोकल झारखंड का हम बात कर रहे हैं, बाकी जो अदर स्टेट में खोला वो तो खोला ही है, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस खोल रहा है, रांची में खोला, धनबाद में खोला, तो ये क्या हो गया, अपना मेन बिजनेस प्लेस जो था उसका हेड ऑफिस के अलावा किसी और जगह जाकर अगर हम अपना ऑफिस या बिजनेस का कुछ खोलते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग ब्रांच बोलते हैं। डिफरेंट लोकेशन पे जाके, हेड ऑफिस के लोकेशन को छोड़ करके किसी दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में या दूसरे देश में भी जा सकते हैं। अभी ये सारा ब्रांच जनरली इंडिया में ही खोला है। MBA चाय वाला अलग अलग सिटी में जा कर के वो खोला है। जमशेदपुर में भी है इसका ब्रांच, ठीक है। धनबाद में भी है इसका ब्रांच, धनबाद में भी मिलेगा इसको ब्रांच। ये ब्रांचेस सारे इंडिया में हैं और हेड ऑफिस कहाँ है, वो भी इंडिया में है, इसका इंडिया ही लोकेशन है। तो जब हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों इंडिया में है तो इस तरह के ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इनलैंड ब्रांच। हेड ऑफिस भी इंडिया में है और ब्रांच भी इंडिया में ही है, तो इनलैंड ब्रांच। मान लो कि अब ये जर्मनी में जाके कोई ब्रांच खोलता है अपने कंपनी का, जर्मनी में MBA चाय वाला जाके जर्मनी में अपना कोई ब्रांच खोलता है, तो जर्मनी तो दूसरा कंट्री हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉरेन ब्रांचेस का, ठीक है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ब्रांच दो तरह का हो सकता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से अगर उसको लोकेशन के हिसाब से अगर बांटेंगे तो ब्रांच दो तरह का हो सकता है, इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच का मतलब ऐसा ब्रांच जो इंडिया में है, यानी हेड ऑफिस जिस कंट्री में है उसी कंट्री में उसका ब्रांच भी है, तो उस तरह के ब्रांच को बोलेंगे इनलैंड ब्रांच, ठीक है। और अगर दूसरे कंट्री में जाके वो खोलता है ब्रांच तो वो हो जाएगा फॉरेन ब्रांच, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ब्रांच का अकाउंट कैसे मेंटेन, हेड ऑफिस का अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, इससे मतलब नहीं है। ये जो रांची में ब्रांच खोला ये परचेज कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा, कुछ खर्चा भी होगा इसका, है ना, ब्रांच मेंटेन करने का खर्चा भी है। तो ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ हो रहा है इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। अब ये जो इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच आपको सिलेबस में दोनों है, आपको दोनों पढ़ना है। लेकिन जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है CMA इंटर में अभी तक सारा का सारा इनलैंड ब्रांच से ही क्वेश्चन पूछा है, कभी फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ठीक है। फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे फॉरेन ब्रांच का भी एक दो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल के, कि अगर आ गया तो ठीक है, कोई ठीक नहीं, लेकिन जो मेन हम लोग का फोकस रहेगा वो इनलैंड ब्रांच पे रहेगा, ठीक है। इनलैंड ब्रांच में अलग अलग तरह के ब्रांच हो सकते हैं। इनलैंड में भी इनलैंड ब्रांच दो तरह का हो सकता है। ऐसा इनलैंड ब्रांच जो बोलता है कि नहीं हम अपना सब चीज़ खुद करेंगे, रांची वाला ब्रांच बोलता है नहीं हम अपना खर्चा खुद इनकम कमाएंगे और उसी से अपना खर्चा पे कर देंगे, सारा अकाउंट हम खुद मेंटेन करेंगे।
हेड ऑफिस को कोई हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। हेड ऑफिस का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो उसको मिलेगा, ठीक है। ये बोल रहा रांची वाला ब्रांच, यानी ये अपना बुक्स भी खुद मेंटेन करेगा, अकाउंट खुद मेंटेन कर लेगा, ठीक है। अकाउंट सारा खुद मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस से कोई मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह के ब्रांच को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच, जहाँ ब्रांच अपना अकाउंट खुद मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह काम कर रहा है, भले वो MBA चाय वाला का ब्रांच है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके हेड ऑफिस के ऊपर, ठीक है। हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इसलिए बोला जा रहा है उसको क्योंकि वो अपना बिजनेस इंडिपेंडेंटली चला रहा है। वो हेड ऑफिस से खर्चे के लिए पैसा नहीं मांगता है, ठीक है। अपना खर्चा कैसे मेंटेन होगा खुद डिसाइड करता है, खुद समझता है उस चीज़ को, ठीक है। खुद समझता है उस चीज़ को और उसको बनाता है, मेंटेन करता है। तो इस तरह के ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और ऐसा कोई ब्रांच है, मान लो जमशेदपुर वाला ब्रांच बोलता है कि नहीं नहीं हम बुक्स अकाउंट वगैरह खुद नहीं मेंटेन करेंगे, आप हमरा कर दीजिए, जो भी इनवाइस हम काटेंगे हम भेज देंगे सारा आपको, सब बेचने जो भी सेल करेंगे सारा हम कलेक्शन करके सारा आप ही को दे देंगे। आप समझिए, मेरा खर्चा भी आप ही को मेंटेन करना होगा, यहाँ का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ठीक है, सारा आप ही मेंटेन कीजिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस जो ब्रांच हो गया ये हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करेगा हेड ऑफिस, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, बुक्स ऑफ अकाउंट भी हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, लाइन आ रहा जा रहा है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट भी हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, सारा चीज़ हेड ऑफिस करेगा, मेरा खर्चा भी तुम्ही को देना होगा, हम अपना खर्चा खुद नहीं करेंगे। इस तरह के ब्रांच को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच। तो ब्रांच बेसिकली कुछ नहीं है, हमको ब्रांच का अकाउंटिंग करना है, ठीक है। ब्रांच का कैसे अकाउंट मेंटेन होगा, तो ये आप लोग जो है इसको लिख लीजिए, जो इधर लिखा हुआ है 1 by 1 इसको सारा नोट डाउन कर लीजिए। ब्रांच जनरली इनलैंड ब्रांच एक होगा और एक दूसरा फॉरेन ब्रांच, ठीक है। एक इनलैंड ब्रांच और दूसरा फॉरेन ब्रांच। जो ब्रांच हेड ऑफिस एंड ब्रांच लोकेटेड इन सेम कंट्री, जिस कंट्री में हेड ऑफिस है उसका, उसी कंट्री में उसका ब्रांच भी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनलैंड ब्रांच। ठीक है। तो इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच दो तरह के ब्रांच होते हैं लोकेशन वाइज। तो वो लोकेशन के हिसाब से उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो तरह का ब्रांच होगा, एक इनलैंड और दूसरा फॉरेन। हेड ऑफिस एंड ब्रांच जहाँ सेम कंट्री में है तो उस तरह के ब्रांच को बोलते हैं इनलैंड ब्रांच। आज हम लोग इस चैप्टर का इस टॉपिक का स्टार्टिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट टॉपिक से ही आया था, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट से फिर भी नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है कि स्टूडेंट ना
प्रैक्टिस ही नहीं करता है क्वेश्चन अच्छी तरह से, जरा सा ऊपर नीचे लिख देगा, बोलेगा बाप रे बाप ये क्या हो गया। ये कल ही क्वेश्चन जो हम भेजे इसी इंटर का, उसमें हायर परचेज का क्वेश्चन अगर तुम लोग देखा होगा खोल के तो ठीक है, वो एक पेज से ऊपर का लेंथ था क्वेश्चन, ठीक है। और हायर परचेज का क्वेश्चन मैक्सिमम 5 से 6 लाइन में जाता है, तो 5-6 को इंचूट एक पेज से ऊपर लिखा, वही 5-6 लाइन का क्वेश्चन को इंचूट एक पेज से ऊपर का उसका प्रेजेंटेशन बना दिया है, वो 5-6 लेकिन उसका लेंथ बना दिया एक पेज से ऊपर, ठीक है। अब इनलैंड ब्रांच दो तरह का होता है, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच अभी डिटेल में पढ़ेंगे पहले, इसलिए डिपेंडेंट ब्रांच का ही सारा चीज़ लिखा हुआ है अभी। डिपेंडेंट ब्रांच के नीचे ही लिखिएगा ये सारा चीज़ जितना भी पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखा है ब्रांच विच इज़ होली डिपेंड अपॉन हेड ऑफिस, वो पूर्ण रूप से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ब्रांच मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ब्रांच का वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है, यानी ब्रांच अपना कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करता है, जो भी होता है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में होता है ब्रांच के बिहाफ में। क्लियर। ट्रांजैक्शन इन ब्रांच रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जो ब्रांच का ट्रांजैक्शन है वो हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होता है, हेड ऑफिस के बुक्स में। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस, जो ब्रांच का खर्चा है कौन बियर करेगा, हेड ऑफिस बियर करता है। हेड ऑफिस पैसा भेजता है कि भाई ये रेंट का पैसा, ये सैलरी का पैसा, ये तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस का पैसा, ठीक है, सारा पैसा कौन भेजेगा, हेड ऑफिस। ठीक है। ब्रांच सेल खाली करता है, मतलब इस तरह का ब्रांच को हम बोल सकते हैं ना कि सेलिंग आउटलेट है, खाली सेल करने का काम है। जो हेड ऑफिस गुड्स भेजता है उसको रिसीव करके सेल करता है और कुछ नहीं करता, तो सेलिंग आउटलेट की तरह हो जाता है। ब्रांच को कभी कभी हम लोग आउटलेट भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं आउटलेट भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत करना है क्वेश्चन। आउटलेट मतलब ब्रांच ही होता है, ठीक है। रिटेल आउटलेट है, जो गुड्स आया वो हेड ऑफिस से उसके पास, उसी को वो बेच रहा है, ठीक है। एक दो एम्प्लॉई है जो कि वहाँ सारा मैनेज करता है। अभी आप देख रहे होंगे रिलायंस स्मार्ट वगैरह खुल रहा है आजकल, है ना, रिलायंस स्मार्ट, तो ब्रांच बहुत सारा खोला, ठीक है। तो कोई ना कोई रिलायंस स्मार्ट जो होता है कोई उसका फ्रेंचाइजी लेता है, इस तरह से भी ब्रांच खुलता है आजकल, फ्रेंचाइजी लेकर भी, वो भी लेकिन ब्रांच है। जो रिलायंस स्मार्ट का फ्रेंचाइजी लिया है वो रिलायंस के बिहाफ में काम कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट उसका है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो रिलायंस स्मार्ट को देगा, मेजर प्रॉफिट उसका है, लेकिन सारा कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का रिलायंस है। देख रहे हो रिलायंस स्मार्ट करके बहुत जगह क्या बोलते हैं उसको, मॉल टाइप का खोला है, ग्रॉसरी मिलता है, सब चीज़ मिलता है, मैंने घर का सारा सामान, कपड़ा भी कहीं कहीं मिलता है। अभी रिलायंस बाज़ार आने वाला है बहुत बड़ा, बिग बाज़ार को रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है, उन लोगों को मालूम होगा कि नहीं। बिग बाज़ार करके था ना पहले कोई ग्रुप, मालूम है तो, नहीं बंद हो गया, अभी सब जगह बंद हो गया, लेकिन उसको रिलायंस खरीद लिया है बिग बाज़ार को,
तो रिलायंस अब रिलायंस बाजार करके नाम लॉन्च कर रहा है। कितना हम खरीदा वो छोड़ दो, उतना तुम कमाएगा तो बहुत अच्छा बात है। लाखों करोड़ों दिया होगा उन्हें, लाखों करोड़, हजार करोड़, ऐसे लाखों करोड़ मतलब एक करोड़ 2 करोड़ नहीं, 500,000 करोड़ ऐसे पे किया होगा। बिजनेस खरीद रहा है, वो भी बिग बाजार ऑल ओवर इंडिया में छाया हुआ था। तो वो छोड़ दो, वो मैटर अलग है बेटा। ठीक है, धीरू भाई अंबानी का बेटा रहता तो अलग बात है। ठीक है। लिखा, कहाँ तक लिख लिया? ब्रांच एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस हो गया। ब्रांच जो वही गुड्स सेल करता है जो हेड ऑफिस से उसको मिलता है। ब्रांच विल नॉट मेक लोकल परचेज। लेकिन कभी कभी ब्रांच को कुछ खरीदने का दे देता है परमिशन। अब जैसे एमबीए चाय वाला का एग्जांपल दिए। अब मान लो अहमदाबाद में तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? दूध। अब दूध क्या अहमदाबाद से आएगा? दूध तो लोकल से खरीद लेगा वो। हाँ, चाय पत्ती भेज सकता है, बाकी जो मसाला जो यूज करता है एमबीए चाय वाला, जिसके कारण वो पॉपुलर हुआ, तो वो सारा मसाला वो अहमदाबाद से भेज देगा। ठीक है। लेकिन जो दूध है वो लोकल मार्केट से खरीदेगा। तो परमिशन के साथ डिपेंडेंट ब्रांच अगर लोकल परचेज कर रहा है तो हेड ऑफ इट परमिट करेगा तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है। ब्रांच विल नॉट मेक लोकल परचेज इफ लोकल परचेज मेड बाय देन ओनली आफ्टर प्रायर परमिशन ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का परमिशन रहेगा तभी, नहीं तो नहीं। हो गया। कैश जो भी ब्रांच के पास आएगा सेल करके, कैश सेल या क्रेडिट सेल, वो सारा वो हेड ऑफिस को भेज दे। कुछ कैश अगर रखता भी है तो हेड ऑफिस से परमिशन लेकर। ठीक है, क्योंकि जब सारा खर्चा हेड ऑफिस उठा रहा है तो कैश रख के करेगा। लेकिन कुछ अगर रखता भी है छोटे मोटे खर्चे के लिए तो हेड ऑफिस से परमिशन लेगा तब, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो कैश रिसिव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम सेल, कैश सेल हो या क्रेडिट सेल, ट्रांसफर टू हेड ऑफिस आफ्टर रिटेनिंग सम कैश एज परमिटेड बाय हेड ऑफिस। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच लिख लिया था पूरा। डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग का मेथड 3 मेथड है। ठीक है, ये 3 मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा करके क्वेश्चन इसी से आता है। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग मेथड ये 3 है। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो डेटर मेथड से आया एग्जाम में, पहला मेथड। और ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा करके क्वेश्चन इसी से पूछता है। सेकंड वाला मेथड ट्रेंड हम आपको बता रहे हैं। तो डेटर मेथड है एक, दूसरा स्टॉक एंड डेटर मेथड, और तीसरा फाइनल अकाउंट सिस्टम। ठीक है। क्लियर?
लिख लिए। अब हम लोग डेटर मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन होता है ना ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, मैंने ब्रांच खोल दिया है लेकिन उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है उस ब्रांच में, तो जो भी हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बहुत कम है, बहुत ह्यूज नहीं है, ठीक है ना। जब छोटा मोटा है ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस केस में हम लोग डेटर मेथड यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए। जब ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ब्रांच में बहुत कम ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, बहुत छोटा ब्रांच है, उस केस में हम लोग डेटर मेथड यूज करते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत कम है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन ब्रांच वेरी लेस, बहुत कम है। उस केस में अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो डेटर मेथड से करते हैं। अब जब डेटर मेथड यूज होगा तो ये 4 मेन ट्रांजैक्शन इनकर्ड होगा हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, क्योंकि हम डिपेंडेंट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच। पहले समझ लिए कि डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब सारा सामान हेड ऑफिस से मिलेगा उसको बेचने के लिए, ठीक है, खर्चा भी हेड ऑफिस उठाएगा उसका, ठीक है, जो बेच करके पैसा आएगा ब्रांच के पास वो सारा वो हेड ऑफिस को दे देगा। तो ये 3 ट्रांजैक्शन मेन है। पहला कि गुड्स सेंड बाय ब्रांच, सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस जो ब्रांच को भेज रहा है, ठीक है, पहला ये। दूसरा जो कैश भेज रहा है खर्चे के लिए, ठीक है, और तीसरा आपका कैश जो वापस आ रहा है ब्रांच जो वापस कर रहा है एंड ऑफ द ईयर में या एंड ऑफ द मंथ में या एंड ऑफ द वीक में, जो भी सिस्टम है, ठीक है। तो कैश जो वापस आ रहा है, ये मेन 3 ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन ये मेन है, ठीक है। और जो चौथा है वो है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये तो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जो ब्रांच ने वापस कर दिया, गुड्स मिला था हेड ऑफिस से उसको, लेकिन सपोज वो काम का नहीं है, या जो गुड्स मांगा गया था वो दूसरे टाइप का कोई गुड्स भेज दिया हेड ऑफिस, ठीक है, हो जाता है, तो इसको वापस कर दिया ब्रांच। तो ये बहुत कम क्वेश्चन में मिलेगा आपको, लेकिन ये 3 ट्रांजैक्शन मेन है। पूरा अकाउंट बनाएंगे ना तो यही मिलेगा, कोई चौथा ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ये जो चौथा मिला लिखे हैं हम, ये जस्ट इसलिए लिखे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये 4 के अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आपको माइंड में एकदम सेट कर लेना है कि डेटर मेथड में केवल 4 ट्रांजैक्शन है, इसी का रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, इसी का रिकॉर्डिंग होता है और कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ट्रांजैक्शन 4 ही है, और जो लिखते हैं हम लोग इसमें वो तो बचा हुआ चीज, जैसे कि गुड्स भेज दिया 2 लाख का, इसको 2 लाख का गुड्स भेजा, इसने 1,80,000 वाला ब्रांच ने सेल कर दिया, तो 20,000 का तो बचा हुआ है, तो स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक के रूप में दिखाएंगे 20,000। इसी तरह हर चीज़ का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। ऑब्वियसली जब क्लोजिंग है करंट ईयर में तो ओपनिंग तो दिखाएंगे फिर हम उसको अगले साल, ठीक है। तो बचा हुआ चीज़, ट्रांजैक्शन यही 4 है, इसी में से जो बचा हुआ है ठीक है, वही आएगा, इसमें और कुछ नहीं आएगा। चलो लिख लो।
लिख लिया जी, चारों लिख लिया। अब लिखो जनरल एंट्री। चलो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या क्या जनरल एंट्री होगा जब हम डेटर मेथड से बनाएंगे। हमने आपको बताया सिंपल 4 ट्रांजैक्शन, लेकिन समझिएगा बात, अकाउंटिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्या हेड ऑफिस ने कोई सामान खरीदा, पहले परचेज ऑफ गुड्स वो खरीदा होगा, यही सामान वो बेच रहा है, भेज रहा है ब्रांच को, सेम गुड्स। तो हमको सबसे पहला इसका एंट्री करना होगा, परचेज करके जो परचेज किया हुआ गुड्स जा रहा है ब्रांच के पास। तो पहले हम ये एंट्री करेंगे, वही लिखे हैं हम यहाँ, परचेज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ट्रांसफर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो सबसे पहले हेड ऑफिस पहला ये एंट्री करेगा कि कितना वैल्यू ऑफ गुड्स जो हम खरीदे थे या जो बनाए थे उसको हम ब्रांच को दे रहे हैं। तो एक अकाउंट खोलेगा वो, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से। ठीक है। तो जो भी वैल्यू का गुड्स है, जिस भी प्राइस पे भेज रहा है वो गुड्स को, उससे ये एंट्री बनेगा। ठीक है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि जो परचेज किया सामान, पहले एंट्री क्या परचेज करने का हुआ अपना बुक में, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी लिखा होगा, या सप्लायर क्रेडिट में खरीदा तो परचेज किया हुआ सामान ही बेच रहा है, भेज रहा है ना ब्रांच को। तो एक एंट्री ये करेंगे हम लोग सबसे पहला। ठीक है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज अकाउंट से एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। परचेज अकाउंट को एडजस्ट करना ही पड़ेगा कि 2 लाख का सामान खरीदे थे, उसमें से 20,000 का ब्रांच को दे रहे हैं। तो 2 लाख को एडजस्ट कीजिएगा ना 20,000 से भाई। 2 लाख को तो 20,000 चला गया ना ब्रांच के पास, इसीलिए यहाँ परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जब खरीदे थे डेबिट किए थे। ये जो एंट्री करेंगे जब परचेज से हम गुड्स को ट्रांसफर करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच को, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ये एंट्री बनेगा। कभी भी इनवाइस प्राइस पे नहीं बनाइएगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस। इनवाइस प्राइस के क्वेश्चन में भी कॉस्ट प्राइस से ही जनरल एंट्री बनेगा। being goods, purchase goods or manufactured goods transfer to goods sent to branch account. GSBR का मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच है ये। हो गया। अब ये जो पहला एंट्री हुआ परचेज एडजस्ट की, अब हम ब्रांच को भेजेंगे। तो जिस ब्रांच को भेजेंगे उसका नाम आएगा यहाँ। यहाँ हम केवल ब्रांच इसलिए लिखे हैं, मान लो लखनऊ ब्रांच को भेजे सामान, तो लखनऊ ब्रांच अकाउंट डेबिट। रांची ब्रांच को भेजेगा तो रांची ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो ऑलवेज ट्रांसफर, जब एक्चुअल में ट्रांसफर करेगा ब्रांच को गुड्स, पहले परचेज एडजस्ट किए फिर ट्रांसफर करने का एंट्री करेगा। तो ऊपर में भी तो गुड्स एंड ब्रांच है भैया मेरे, यहाँ पर तो हम एक अकाउंट खोले कि इतना गुड्स भेजा जाएगा, इस अकाउंट में डाल दिए। अब इसको भेजने के लिए तो एंट्री करना पड़ेगा ना। पहले हम परचेज से ही किया बना, चूंकि हम दे रहे हैं ब्रांच को, हम एंट्री ये नहीं कर सकते हैं कि ब्रांच टू परचेज, गलत हो जाएगा एंट्री ना। हम कितने का गुड्स भेज रहे हैं ब्रांच को, पहले एक अकाउंट खोलेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, वहां से ट्रांसफर फिर होगा वो ब्रांच को। तो
पहले परचेज को ट्रांसफर किए गुड्स सेंट टू ब्रांच में, फिर अब गुड्स सेंट टू ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रांच में, ठीक है। तो ये है एंट्री। अब यहां जब एंट्री होगा तो ध्यान रखना होगा क्या, यहां एंट्री कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके ऊपर। अगर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजा जा रहा है ब्रांच को, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, हम लोग डिपार्टमेंटल में भी पढ़े थे, जब कॉस्ट प्लस लोडिंग या स्टॉक रिजर्व, जो बोलिए, कॉस्ट प्लस लोडिंग, यानी कॉस्ट में कुछ ऐड करके हम ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स को। हेड ऑफिस से ब्रांच जब जा रहा है गुड्स, तो हेड ऑफिस कॉस्ट प्राइस पर नहीं ट्रांसफर कर रहा है, वो इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है। कॉस्ट में लोडिंग ऐड कर रहा हो, प्रॉफिट ऐड कर रहा है, मार्कअप ऐड कर रहा है। तो जब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये एंट्री इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। अगर नहीं दिया इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे ही ट्रांसफर कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पे बनेगा, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई, और डिपार्टमेंटल चैप्टर में भी हम लोग देखो लोडिंग कैंसिल कर रहे थे। जो भी हमारा आ रहा था स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कैंसिल होता था डिपार्टमेंटल में। यहाँ भी लोडिंग कैंसिल करना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस पे सामान भेजे, ठीक है, अब उसका लोडिंग कैंसिल कर रहे हैं। लोडिंग को कैंसिल करने के लिए ये एंट्री बनेगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो गुड्स भेजा गया इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच को, उसको कैंसिल करेंगे हम। तो कैंसिल करने के लिए ये एंट्री बनेगा। लिख लिए? अब मान लीजिए गुड्स जो भेजा गया, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो गुड्स 1 लाख का भेजा गया, गुड्स सेंट टू ब्रांच 1 लाख का था, लेकिन ब्रांच ने अभी केवल रिसीव किया 90,000 का ही, भेज दिए पूरा 1 लाख, मिला 90,000 ही। तो ये जो रास्ते में रह गया कितना अभी सामान, 10,000, इसको बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक ये नहीं मिला हमको ब्रांच को, अभी भी रास्ते में ही, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में भी, तो वो हो गया गुड्स इन ट्रांजिट। तो इफ गुड्स सेंट टू ब्रांच नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम गुड्स इन ट्रांजिट समझेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन, देखिए ऐसे लिख देगा क्वेश्चन, क्या करेगा, यहाँ 1 लाख था, यहाँ लिख दिया अलग से कि भाई गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 90,000 लिखा है, और ये ठीक है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच लिखा, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 90,000, ठीक है। और ये लिखा ही नहीं है, ये नहीं दिया सब कुछ, ये नहीं दिया, टोटल कितना भेजा ये दिया ही नहीं, 90,000 का दे दिया कि भाई 90,000 का सामान हम रिसीव किए हैं, और 10,000 अलग से दे दिया कि गुड्स इन ट्रांजिट है, अभी तक मिला नहीं है। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर रिसीव करके,
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा है कि गुड्स रिसीव बाय ब्रांच लिखा है। अगर रिसीव लिखा है तो देखना होगा क्या गुड्स इन ट्रांजिट है। अगर गुड्स इन ट्रांजिट भी है तो रिसीव प्लस गुड्स इन ट्रांजिट इज इक्वल टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर आप देखना क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट होना चाहिए। अगर है तो, नहीं दिया है गुड्स इन ट्रांजिट तो कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर? जो एंड ऑफ द ईयर का गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम लिख रहे हैं कुछ कि एंड ऑफ द ईयर में, जो हमारा एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में अगर गुड्स इन ट्रांजिट आपको क्वेश्चन में दिया है तो इसको क्या कीजिएगा, आप इंक्लूड कर दीजिएगा। कहाँ इंक्लूड करिएगा? आप क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है प्लस उसमें ऐड हो जाएगा ये गुड्स इन ट्रांजिट जो एंड ऑफ द ईयर का है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो नहीं बिका ना, इसका मतलब जब ब्रांच को मिला ही नहीं तो ब्रांच सेल नहीं किया, इसीलिए हम इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। कभी भी हम उसको ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करके लिख देंगे हम गुड्स इन ट्रांजिट को, अगर दिया हुआ है तो। और वही अगर गुड्स इन ट्रांजिट बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कभी कभी दे देगा तो क्या करोगे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर का दे दिया तो ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। सही बात है। बिगिनिंग ऑफ ईयर में अगर आपको दे दिया कि गुड्स इन ट्रांजिट बिगिनिंग का डेट डाल दिया, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का गुड्स इन ट्रांजिट अगर दिया है तो इसको ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड कर दीजिएगा। इंक्लूड इन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये समझ में आ गया। गुड्स इन ट्रांजिट कभी कभी रहता है क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट है आपका गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अगर ब्रांच वापस कर रहा है, एकदम सिंपल एंट्री है। कहीं देखिए, जब ब्रांच को भेज रहे थे तो एंट्री क्या किए थे, अभी आप लोग लिखे हैं ना, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजा, ट्रांसफर किया, तो एंट्री क्या किए थे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये एंट्री बना था। अब ब्रांच वापस कर दिया तो इसी का ना उल्टा एंट्री बन जाएगा। जब भेजे थे तो एंट्री किए थे ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ब्रांच वापस कर रहा है तो क्या करेंगे, एंट्री बाय रिवर्स एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर गुड्स भेजा गया था ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पे तो वापस भी कॉस्ट प्राइस पे करेगा वो। अगर उसको भेजा ही गया था इनवाइस प्राइस पे तो वापस भी वो इनवाइस प्राइस पे करेगा। समझ गया ना बात? तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा कि अगर वो कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन है तो कॉस्ट प्राइस पे एंट्री बनेगा, अगर इनवाइस प्राइस का है तो इनवाइस प्राइस पे। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो अभी लिखा हुआ है नेक्स्ट इसके बाद, कि कैश एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को कैश भेजा जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस के लिए तो कैश और चेक सेंड बाय एचओ टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस।
ठीक है, तो एंट्री बन गया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर चेक भेजा जाएगा तो बैंक लिखेंगे, अगर कैश में भेजा गया तो कैश लिखेंगे। समझ गए बात। वेदर फॉर रेवेन्यू, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जो एचओ भेजेगा ब्रांच को ना कैश, वही रिकॉर्ड करेगा एचओ अपने बुक में, ब्रांच के अकाउंट में। मेंटेन तो रहा हेड ऑफिस के बुक में सारा। जो एचओ भेजेगा ना वही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो एचओ जो भी कैश भेज रहा है, अब किस काम के लिए भेज रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरी देने के लिए भेज रहा है वो भी रिकॉर्ड होगा, रेंट के लिए भेज रहा है वो, कोई भी कैश भेजे। अगर फर्नीचर खरीदने के लिए हेड ऑफिस ने पैसा बेचा है ब्रांच को, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, समझ में आ बात। फर्नीचर परचेज करने के लिए साफ साफ लिखा है कैश सेंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, तो वो भी आएगा इस ब्रांच अकाउंट में, उसका भी एंट्री यही बनेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। वेदर फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, या एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है आपको। एक्चुअल में कितना खर्च हुआ क्वेश्चन में लिख देगा कि भाई ऐसे दो तरह 200 लिख दिया, कैश सेंट, ठीक है, फॉर रेंट ऐसे लिखा, मान लो 10,000, और फिर नीचे लिख दिया रेंट पेड 8,000 सपोज लिखा है। तो 10,000 भेजे हम कैश रेंट के लिए, तो इसी का एंट्री बनेगा, इसका एंट्री नहीं बनेगा। एक्चुअल खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करना है, जो एचओ ने भेजा उसको रिकॉर्ड करना है। किसी भी पर्पस के लिए कैश भेजे, फर्नीचर परचेज करने के लिए, सैलरी देने के लिए, अलमीरा खरीदने के लिए, इंश्योरेंस पेमेंट करने के लिए, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस के लिए, अगर जो भी कैश भेजा जा रहा है वो रिकॉर्ड करना है। कैश सेंट आपको रिकॉर्ड करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि नहीं एचओ ने कैश नहीं भेजा खर्चे के लिए, ब्रांच को बोला कि तुम जो सेल करके पैसा लाएगा ना उसी में से अपना खर्चा पे कर दे, ठीक है ना, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमको एक्चुअल खर्चा रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ जो एचओ भेज रहा है कैश ब्रांच को, उसको रिकॉर्ड करना है। एक्चुअल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करना है। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच भी रिकॉर्ड नहीं करेगा हेड ऑफिस अपने बुक्स में, ठीक है, तो भी लिख लीजिए आप। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच नॉट रिकॉर्डेड। जनरली हम लोग समझते हैं कि हम चूंकि खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हर तरह का खर्चा रिकॉर्ड कर दें, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, चूंकि हेड ऑफिस बुक बना रहा है, ब्रांच नहीं बना रहा अपना बुक, तो ब्रांच जो जो खर्च भेज रहा है ना वही लिखना है। ब्रांच बोलते हेड ऑफिस जो खर्च के लिए कैश भेज रहा है वही रिकॉर्ड करेंगे। ब्रांच जो पे कर रहा है वो रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर? उसके बाद आपको ये एंट्री हो गया उल्टा, जब ब्रांच कलेक्शन किया कैश सेल से या कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल से, ठीक है, उसमें से जो भी कुछ खर्च किया, अगर कुछ खर्च किया तो घटा करके जो बचेगा वो पैसा वो किसको भेज देगा, हेड ऑफिस को, तो उसका एंट्री है ये कैश रिमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ। जो ब्रांच भेज रहा है एचओ को, ठीक है ना, तो एचओ उसको रिकॉर्ड करेगा क्योंकि ब्रांच से उसको मिला वापस कैश। हाँ ठीक है, एक्सेप्शन कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
कैश रिमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ, कैश रिमिट करने का मतलब कैश ट्रांसफ़र करना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अब उसके लिए छोटा सा वर्किंग आपको करना पड़ता है क्वेश्चन में, ये भी लिख लीजिए वर्किंग, ये जो वर्किंग है ये आप लिख लीजिए। कैश सेल्स दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे। फिर मान लो एसेट्स सेल करके कुछ पैसा आया ब्रांच के पास, तो टोटल कैश आ गया इतना, कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, फिर सेल ऑफ एसेट्स जो आया वो यहाँ टोटल आ गया। उसमें से एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ठीक है, जो एक्चुअल खर्चा ब्रांच ने खुद पे किया, एचओ से जो मिला उसके बाद वो पे किया, वो नहीं है ये, जो इसने खुद पे किया, एचओ से मिला ही नहीं उस खर्चे के लिए पैसा, लेकिन खर्चा हुआ है तो पेमेंट करना पड़ेगा ब्रांच को, तो वो अमाउंट है यहाँ। इसका मतलब यह है, इसीलिए हम लिख दिए नॉट रिसीव फ्रॉम एचओ फॉर एक्सपेंसेस, वो नहीं आएगा। एक्सपेंसेस जो ब्रांच खुद पे कर रहा है, एचओ से नहीं मिला वो पैसा उसको, उस एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। ठीक है, ये वर्किंग करना है, हर क्वेश्चन में ये वर्किंग होगा, हमको हर क्वेश्चन में ये वर्किंग करके करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, ये वर्किंग हर क्वेश्चन में आपको करना है। उसके बाद माइनस करेंगे रिटेन बाय ब्रांच। रिटेन बाय ब्रांच का मतलब जो ब्रांच ने पैसा रखा लेकिन परमिशन के साथ, परमिटेड बाय एचओ, एचओ ने परमिशन जो दिया ब्रांच को कैश रखने के लिए, तो आ गया वो कैश रिमिटेड। क्लियर? पूरा लिख लिया वर्किंग। अब इसके अलावा कुछ ओपनिंग एसेट्स, कुछ ओपनिंग लायबिलिटी कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो सामान ब्रांच को मिला लेकिन बिका नहीं तो उसका स्टॉक में चला गया, जो क्लोजिंग बन गया उसका भी एंट्री बनेगा। और जो हमारा ओपनिंग एसेट्स, तो ओपनिंग एसेट्स का जैसे एंट्री किए हैं, देखो ओपनिंग का हम एंट्री लिखे हैं, क्लोजिंग का नहीं लिखे हैं, तो क्लोजिंग का इसका रिवर्स हो जाएगा एकदम सम। ओपनिंग एसेट्स अगर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन में कि ब्रांच के पास स्टॉक था, डेटर है, फर्नीचर है, कैश है, पेटी कैश है, प्रीपेड है, और भी जो भी एसेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका ये एंट्री बनेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग जितना भी है एसेट्स का। और अगर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ये एंट्री बनेगा। क्लोजिंग एसेट्स का इसका रिवर्स एंट्री कर लीजिएगा, वो जो ओपनिंग एसेट्स का एंट्री बना उसका रिवर्स एंट्री, जस्ट रिवर्स बनेगा क्लोजिंग का, क्लोजिंग बैलेंस का रिवर्स एंट्री मारिएगा। चलो 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 लिखो जल्दी जल्दी। और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस का इसका रिवर्स बन जाएगा। क्लोजिंग लायबिलिटी दिया है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डेब्ट दिया है, रिवर्स एंट्री कीजिएगा। लिख लिया?
क्लोजिंग का भी लिख ले, लिख लो यार, लिख लो क्लोजिंग बैलेंस का इसी का रिवर्स होगा, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। जो ओपनिंग एसेट्स का एंट्री हुआ उसी का रिवर्स बनेगा क्लोजिंग, सेम रिवर्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख लिया है? ब्रांच प्रॉफिट और लॉस का एंट्री कर लो। अगर ब्रांच को प्रॉफिट हो रहा है ब्रांच में, लेकिन प्रॉफिट ठीक है, और ब्रांच लॉस का होगा तो उल्टा एंट्री है, जस्ट नॉर्मल एंट्री है, कुछ नया नहीं है भैया, कोई नया एंट्री नहीं है, सिंपल है। अगर आप इस तरह से इसको समझोगे ना कि हम किसी को कोई सामान बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे अपने बुक में एंट्री, ऑब्वियसली राम को सामान दिए तो राम अकाउंट डेबिट टू, है ना, सामान अकाउंट गुड्स अकाउंट, ठीक है, तो वही तो यहाँ कर रहे हैं। कभी भी ना पूरा अकाउंट्स में एकदम इजी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको चैप्टर वाइज समझ लीजिएगा तो टफ लगेगा। कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ता है, तब जाके अकाउंट्स में मार्क्स अच्छा आता है। नाम इसलिए ब्रांच आ रहा है क्योंकि ब्रांच को भेज रहे हैं भाई हम, ब्रांच की जगह राधे श्याम को भेजते तो राधे श्याम अकाउंट डेबिट होता। यही करते हैं ना एंट्री, शुरू में भी शुरू से यही एंट्री करते आए, रिसीवर को डेबिट करना, यही ना पढ़ते हैं हम लोग, वही यहाँ कर रहे हैं। तो एंट्री एकदम कॉमन है, आप उसमें दिमाग मत लगाइए कि ये एंट्री रटना पड़ेगा हमको, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन सेंस लगाइए कि हाँ जो रूल पढ़े हैं वही लग रहा है सब जगह। रिसीवर डेबिट होता है, रिसीवर ब्रांच भी हो सकता है, रिसीवर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, रिसीवर कोई आदमी भी हो सकता है, कोई भी रिसीवर है उसको डेबिट करना, ठीक है। अगर वो वापस कर रहा है तो वो हमारा सेंडर हो गया, फिर भेजने वाला, तो जो गिवर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है भैया, यहाँ भी वही कर रहे हैं, ठीक है। जब ब्रांच को कैश भेजे तो भी ब्रांच डेबिट हुआ, लेकिन कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश भेज रहे थे। जब गुड्स भेजे थे तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट किए थे। अब चूंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम खाली गुड्स लिखने से नहीं चलेगा, गुड्स किसके नाम से भेजा गया, इसलिए एक अकाउंट खोलना पड़ता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट है। जो भी ब्रांच को गुड्स गया या आया वापस किया सब उसी अकाउंट में है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में। जो भेज रहे हैं वो भी वहाँ से पता चल जाएगा, जो उसने वापस किया वो भी वहीं पता चल जाएगा। तो अलग से एक लेजर बना रहे हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब लोडिंग कैंसिल करेंगे हम लोग, अभी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट में भी करते थे कि अगर इनवाइस प्राइस का क्वेश्चन है तो लोडिंग कैंसिल करना ही पड़ेगा टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। तो इनवाइस प्राइस कैंसिल लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, यानी अनरियलाइज प्रॉफिट जो होता है, अनरियलाइज प्रॉफिट को ही हम लोग दूसरे वर्ड में लोडिंग बोलते हैं, या स्टॉक का है इसलिए स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं।
तो लोडिंग अगर ओपनिंग स्टॉक का है तो हम लोग, ठीक है, समझ में आया बात? चलो लिखो। चलो जल्दी लिखो 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 जल्दी लिखो लिखो। लोडिंग का एंट्री। अब आप लोडिंग हम अभी भी कैंसिल कर रहे थे तो अपोजिट साइड में, ध्यान डिपार्टमेंट में भी पढ़े थे, याद होगा कि जब हम ओपनिंग स्टॉक इधर लिख रहे थे तो उसका लोडिंग जनरल पीएनएल में क्रेडिट में लिखते थे। वहाँ अलग से एक अकाउंट बनता था जनरल पीएनएल लोडिंग कैंसिल करने के लिए। यहाँ हम लोग को इसी में करना है सर, ब्रांच अकाउंट में, सारा झमेला इसी में है। लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगा। ब्रांच अकाउंट में ही हम यहाँ का ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग इधर लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखेंगे, इसका लोडिंग इधर आ जाएगा डेबिट में। तो अगर इधर लिख रहे हैं लोडिंग हम ब्रांच का, तो इसका एंट्री क्या बनेगा भाई? लोडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो वही एंट्री बना है। अगर इधर लिखना होगा लोडिंग हमको कैंसिल करने के लिए डेबिट में, तो एंट्री क्या बनेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लोडिंग, ब्रांच अकाउंट टू डेबिट। ठीक है, तो अकाउंट्स में मार्क्स लाना है तो कॉमन सेंस थोड़ा डेवलप करना होगा। पूरा अकाउंट्स एक है, प्रेजेंटेशन हम अलग अलग सीखते हैं, बस चैप्टर उसके हिसाब से बटा कि ब्रांच का कैसे प्रेजेंटेशन होगा, डिपार्टमेंट का कैसे होगा। कर तो वही चीज़ रहे हैं, डेबिट को डेबिट ही में कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं कर सकते हम। एक्सपेंसेस डेबिट होता है, डेबिट ही होगा, चाहे वो डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस हो, चाहे ब्रांच का हो, चाहे वो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन का हो। हाँ, ये कह रहे थे कि जब हम लोग ब्रांच को भेज रहे, कोई भी गुड्स अगर भेज रहे ब्रांच को, हाँ, तो हम लोग तो तुरंत उसके बाद लोडिंग को कैंसिल कर ही दे रहे हैं जब। हाँ, गुड्स एंड टू ब्रांच का कर रहे हैं ना, लेकिन जो स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक जो हम लिखेंगे या ओपनिंग स्टॉक जो लिखेंगे, वो भी तो इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे। यहाँ जैसे क्लोजिंग स्टॉक आया आपका, ये तो इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये इनवॉइस प्राइस पे जब लिखेंगे तो इसका लोडिंग हमको इधर कैंसिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह ओपनिंग स्टॉक जो आपको इनवॉइस प्राइस पे आप यहाँ लिखे हैं, तो इसका लोडिंग हमको यहाँ कैंसिल करना ही पड़ेगा। नहीं तो कैसे आएगा? मान लो 20 रुपये ज़्यादा है ये, ठीक है ना, 120 रुपये में 20 रुपये लोडिंग है, तो नहीं कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा। तो सर मतलब ये था कि इसके पास जो भी स्टॉक बचा होगा, हाँ, तो एचओ से जो उसको मिला होगा उसी से बचा होगा ना। हाँ, तो एचओ जब कुछ भेज रहा है उसको हाँ, तो जब लोडिंग कैंसिल करते हैं तो वो तो बहुत तो हम अभी इसका केवल कैंसिल किए ना, हम जब शुरू में कैंसिल किए इसका किए, इस फुहारे का कैंसिल किए, लेकिन जो पहले से उसके पास इनवॉइस प्राइस का है वो, अब जो पहले से है उसके पास पुराने साल का बचा हुआ, मैंने आज के डेट में वो ओपनिंग हो गया, तो उसमें भी तो लोडिंग कैंसिल करना पड़ेगा ना। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जो लिखे हैं इसको भी कैंसिल करना होगा, क्योंकि हम अलग से मेंशन कर रहे हैं, इसी लेजर में सब चीज़ है। गुड्स एंड टू ब्रांच जो भेज रहे हैं गुड्स, उसका भी लोडिंग कैंसिल करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा। अगर हम इनवॉइस प्राइस अलग से नहीं लिखते ना, ये क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं यहीं गुड्स एंड टू ब्रांच में ही, ओपनिंग स्टॉक प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, यहीं पर हम ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग, तो हमको अलग से ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कैंसिल नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि हम अलग से दिखा रहे हैं लेजर में, सेपरेटली हम दिखा रहे हैं, इसलिए हमको उसका लोडिंग भी सेपरेटली कैंसिल करना ही पड़ेगा। समझ गए बात? क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, के पास जो गुड्स बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, तो उसमें अगर
तो अगर हम लोग जो उसको गुड्स चेक किए हैं हाँ उसमें तो हम लोग ऑलरेडी कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। तो उसका जो पार्ट बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में तब उसमें तो लोडिंग नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक का कुछ एक मिनट, मेरी बात समझो। हम यहाँ लिखे हैं गुड्स एंड टू ब्रांच डेबिट में, इसी का कुछ पोर्शन बच गया वो यहाँ लिख दिए। इसी में से जो गुड्स बचा हुआ है वो हम यहाँ लिखे, ठीक है। तो हम लोग तो इसमें तो लोडिंग एक मिनट, हाँ हाँ सही बात है, इसका लोडिंग तो हम कैंसिल कर ही रहे हैं। यहाँ पर लोडिंग हम कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बचा हुआ है वो हम इनवाइस प्राइस पे ना लिख रहे हैं। हाँ, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि ये गुड्स सेंट टू ब्रांच मान लो यहाँ 500 लिखे, यहाँ मान लो 100 रुपया उसका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो 500 का हम पूरा लोडिंग यहाँ 50 रुपया मान लो कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो इस 500 का तो कैंसिल हो गया, लेकिन जब तुम इनवाइस प्राइस क्लोजिंग स्टॉक का अलग से लिख रहे हो, तुम मेंशन कर रहे हो, तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। नहीं मान लो नहीं हम कैंसिल इसका करेंगे तो ये गलत प्रॉफिट में दिखाएगा, 20 रुपये बढ़ न गया फिर यहाँ। हम तो इनवाइस प्राइस पे ही दिखाएंगे ना। अगर हम इसको कॉस्ट प्राइस पे दिखाते तो कोई लोडिंग कैंसिल करने का जरूरत नहीं था, लेकिन इसी का कुछ पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं ना अलग से। कैसे होगा? मान लो 500 का गुड्स भेजे, 50 कैंसिल कर दिए। अब इसमें जो लोडिंग इंक्लूड है नहीं कैंसिल करोगे तो इधर नहीं लिखेंगे। अगर 10 रुपये ही मान लो इसमें इंक्लूड है, 10 रुपये नहीं लिखोगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा ना। 100 ही रुपया रह जाएगा, 100 रुपया इनवाइस प्राइस पे है, तो फिर गलत प्रॉफिट ना दिखाएगा वो, गलत दिखाएगा ना। कि नहीं दिखाएगा? हेलो, नहीं हो रहा था ना, फुल दस है नहीं, फुल दस गलत दिखाएगा ना। वैल्यू डाल के देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। बिना वैल्यू का कभी कभी नहीं समझ में आता कि सब जगह इतना लोडिंग काहे कैंसिल कर रहे हैं। और हम एक एक चीज़ का इसलिए कैंसिल करना पड़ता है ब्रांच में सारे जगह यही कॉन्सेप्ट चलेगा आपको कि आपको ओपनिंग स्टॉक का भी लोडिंग कैंसिल करना है, गुड्स एंड टू ब्रांच का भी कैंसिल करना है, और क्लोजिंग स्टॉक का भी लोडिंग कैंसिल करना है। सब जगह यही कॉन्सेप्ट चलेगा पूरे बुक्स इसमें ब्रांच में, ठीक है। क्योंकि हम अलग अलग दिखा रहे हैं ना, अगर हम कंबाइन करके दिखाते तो नहीं हमको दिखाना पड़ता। चलो ये लोडिंग लिख लिया, अब ये फॉर्मेट लिखो। ये लड़का लो ये फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं। ये फॉर्मेट के अलावा दिमाग में कोई कीड़ा या कोई मक्खी नहीं काटना चाहिए कि नहीं काहे नहीं लिख रहे हैं, ये मेरा भाई भतीजा था इसको भी लिख देते हैं, हर बात को लिखते थे, यहाँ काहे नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख ही देते हैं। इस तरह का कोई कीड़ा नहीं काटना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एकदम सिंपल हम 4 ट्रांजैक्शन जो बताए आपको पूरा वही हो रहा है, कोई नया कुछ है ही नहीं ब्रांच में, बस ओनली 4 ट्रांजैक्शन। गुड्स भेजने का, कैश भेजने का, ठीक है, कैश वापस ब्रांच जो कर रहा है, और कभी कभी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ है, ये कभी कभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन में वही है, नया कुछ है ही नहीं। बाकी जो भी है वो बचा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है किसी का क्लोजिंग स्टॉक है, किसी का ओपनिंग लायबिलिटी है, वो बचा हुआ चीज़ है। जो बैलेंस हमेशा बचा हुआ होता है। मान लो किसी कस्टमर को डेटर ने क्रेडिट में सेल किया तो पैसा नहीं दिया, तो डेटर अकाउंट उसका मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। दीज आर ऑल बैलेंस फिगर, ठीक है ना। तो बैलेंस फिगर को आप नहीं मानिएगा कि ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो एक्चुअल में 4 ही होता है। बाकी लोडिंग हम इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि भाई लोडिंग कैंसिल नहीं करेंगे तो करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, इसीलिए लोडिंग कैंसिल हो रहा है, और कोई रीज़न नहीं है इसका। लोडिंग कैंसिल करने का रीज़न सिंपल सा है, ठीक है। लोडिंग कैंसिल करने का एक ही रीज़न है कि
समझ में आया बात है? चलो, अब आप जो है ब्रांच अकाउंट का ये फॉर्मेट है, लिख लीजिएगा, ध्यान से लिखिए। कुछ नहीं है भैया, एकदम इजी है। हम जो 4 ट्रांजैक्शन बताए उसको ध्यान रखना है। इधर रेट से लिखे गुड्स साइड टू ब्रांच। हाँ, लोडिंग है, कैंसिल करेंगे ना। इधर अगर हम इनवाइस प्राइस पे लिख रहे हैं इसको अगर हम गुड्स मान लो इनवाइस प्राइस पे भेजे, ये इनवाइस प्राइस पे है हमारा, तो इसको लोडिंग नहीं कैंसिल करेंगे इधर हम अपोजिट साइड में। जब तक कैंसिल नहीं करेंगे तब तक तो वो हमारा आंसर सही नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो है ना ये कैंसिल करना पड़ेगा लोडिंग। जहाँ भी लोडिंग है भैया कैंसिल करो, बिना लोडिंग कैंसिल किए बगैर आपको सही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं पता चलना है, ठीक है। चलो चलो लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? सबसे पहले हम लोग लिखे ओपनिंग एसेट्स। अब देखो, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए डेबिट में लिखें। ध्यान है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस जनरल अकाउंटिंग में क्या बोलता है कि लायबिलिटी लायबिलिटी यानी क्रेडिट, एसेट्स यानी डेबिट में लिख रहे हैं। तुम तो बताया ना, कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, फॉर्मेट नया समझते हैं हर चैप्टर में। कॉन्सेप्टवा बाबू वही है जो 11th में पढ़े थे, और 11th जो नहीं पढ़ा अच्छा से ना, उसको अकाउंट्स हमेशा टफ लगता है। पूरा अकाउंट्स 11th में ही है। 12th में क्या पढ़ते हो? पार्टनरशिप, नया फॉर्मेट में पढ़ रहे हो, पार्टनर का अकाउंट कैसे बनेगा। फिर पढ़ते हो कंपनी, कंपनी का अकाउंट कैसे बनेगा। लेकिन अकाउंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहाँ समझते हो? 11th में, ठीक है। डिप्रिसिएशन हर ऑर्गेनाइजेशन लगाता है, कैश बुक हर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, ये सब कहाँ सीखते हैं? 11th में। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम बनाएंगे कैश बुक तो अलग, कोई पार्टनरशिप बिजनेस वाला अकाउंट बना कैश बुक बनाएगा तो अलग, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ थोड़ी ना है। कैश बुक हम बनाएं या पार्टनरशिप फर्म वाला बनाएं, सेम कॉन्सेप्ट पे बनाएगा। तो हर थोड़ा चीज़ नया आता है, ठीक है। फॉर्मेट नया सीखते हैं और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट नया नहीं सीखते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन नया सीखते हैं। इसलिए अकाउंट्स टफ चैप्टर तब बन जाता है जब आप उसको रटने के चक्कर में जाते हैं। ये फॉर्मेट हुआ ऐसा ही बना हुआ, ऐसा ही लिख देते हैं, यही होबे करेगा। काहे हो रहा है समझ लीजिए, क्योंकि जो पढ़े थे ना 11th में वही चल रहा है। किसी को भी सामान भेजेंगे उसी को डेबिट करना पड़ता है, रिसीवर वही है। ब्रांच को भेजे तो ब्रांच को डेबिट करेंगे, राम को भेजेंगे तो राम को डेबिट करेंगे, मोहन को भेजेंगे तो मोहन को ही डेबिट करेंगे। रिसीवर जो रहता है वही डेबिट होता है। पर्सनल अकाउंट में यही बोलता है ना। चलो लिख लो, ठीक से लिखना जी। ओपनिंग एसेट सारे लिखेगा, ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर सब ओपनिंग बैलेंस है। बीआर का ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हुआ है तो, प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस। सर लायबिलिटी या क्लोजिंग बैलेंस नहीं, कैसे नहीं होगा? हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। किसी भी का ओपनिंग या बैलेंस होना या क्लोजिंग बैलेंस होना, ये डिपेंड करता है वो है या नहीं। माने ट्रांजैक्शन अगर सेटल आउट हो गया तो नहीं बचेगा भाई, हो भी सकता है क्लोजिंग। लिख लिया पूरा। अब देखो यहाँ है ना, टू बैलेंस CD, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम जस्ट फॉर्मेट बनाए हैं आपको। क्वेश्चन में हो सकता है ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग में एसेट्स कुछ नहीं दिया है, क्या करेंगे? माथा पीटेंगे वहाँ बैठ के। वो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, बचा हुआ चीज़ है। ट्रांजैक्शन होना जरूरी है हमारे क्वेश्चन में, कि भाई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कि नहीं, ये देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट। अब नया कोई ब्रांच खोला है तो उसका ओपनिंग कहाँ से आएगा? आएगा तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस उस तरह का ब्रांच का होता है जो 2 सालों से चल रहा है, पुराना ब्रांच है। और जो नया लिखा है कि दिल्ली ने नया ब्रांच खोला कलकत्ता में, ठीक है,
तो जब नया ही खोल रहा है तो ओपनिंग कहाँ से आएगा? हाँ, क्लोजिंग हो सकता है एंड ऑफ द ईयर को, ओपनिंग तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड है। हम लोग सारा चीज एक ही लेजर बनाते हैं इसमें, और कोई लेजर नहीं बनता है इसमें। इसी लेजर में सारा चीज लिखना है हम लोग, देख लीजिए A to Z। तो अलग से लेजर नहीं बना रहे हैं। और इस बार एग्जाम में इसी लेजर, इसी मेथड से क्वेश्चन आया था। चलो लिख लिया। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच से हम रिटर्न माइनस कर रहे हैं, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच से जो गुड्स वापस आ रहा है वो माइनस कर दिए। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसका लोडिंग यहाँ जो गुड्स सेंट, इसका जो इनवाइस प्राइस पे अगर रहेगा तो इसका लोडिंग इधर कैंसिल कीजिएगा। कैंसिल आउट करना है, जो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे उसका लोडिंग तब ना कैंसिल होगा। डेबिट में लिख दीजिएगा तो कैंसिल होगा? नहीं होगा, और बढ़ जाएगा। इसे ही बढ़ा हुआ था और बढ़ा दिए, सिंपल सा। लेकिन चूंकि अकाउंटिंग इनवाइस प्राइस पे हुआ है तो उसका इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए लोडिंग कैंसिल करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस का ही क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों लोडिंग कैंसिल करेंगे भाई? है या नहीं है लोडिंग, तो कहाँ से करेंगे? ऑब्वियस से नहीं हो। कहाँ भी लोडिंग कैंसिल कर रहे हो, वाला एंट्री नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट में कर रहे थे लोडिंग कैंसिल है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कॉस्ट से ज़्यादा पे भेजा है या नहीं, ये ध्यान से पढ़ना है। अगर भेजा है तो यानी इनवाइस प्राइस है। चलो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये हम यहाँ पे लिखे हैं टू कैश सेंट बाय एचओ फॉर एक्सपेंसेस। एचओ जो भेज रहा है ना वो लिखना है। क्लियर? स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक जो इधर लिखे ना इस साइड में, उसी का ये लोडिंग है जो इधर लिखे। इधर इनवाइस प्राइस, ऑपोजिट साइड में लिखे उसका लोडिंग, तो कैंसिल आउट होगा। फिर ये टू बैलेंस शीट, अगर क्लोजिंग लायबिलिटी दिया हुआ है, ये क्या है? क्लोजिंग लायबिलिटी, क्रेडिटर का या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, यहाँ लिख दिए। इधर क्लोजिंग एसेट सारा आ गया, बैलेंस कर दिए, ये प्रॉफिट निकल गया। और जो ब्रांच का प्रॉफिट है वो हेड ऑफिस P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? अब इस लेजर को बनाते समय आपको और क्या क्या बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी मान लो खर्चा बहुत सारा दे दिया कि रेंट पेड बाय एचओ, ब्रांच का खर्चा रेंट दे रहा है एचओ, आएगा इस लेजर में, कोई दिक्कत नहीं। एचओ जो जो कर रहा है ब्रांच के लिए इस लेजर में सब आएगा, या ब्रांच ने जो एचओ के लिए किया वो आएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ब्रांच अपना खर्चा खुद पे कर दिया, पेटी एक्सपेंसेस या कोई भी खर्चा पेड बाय ब्रांच लिखा हुआ है एकदम क्लियर कट, तो इस लेजर में नहीं आएगा। हम पहले भी लिखे थे जब जनरल एंट्री समझ रहे थे हम लोग, उसमें भी हम लोग लिखे यहाँ पर कि भैया वो खर्चा मत लिखिएगा जो ब्रांच खुद पे करता है। ये लिखे ना, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच नॉट रिकॉर्डेड। क्या करेगा एचओ रिकॉर्ड करके? उसको खर्चा तुम पे किया, ठीक है, खर्चा 10 लाख आया पैसा, 50,000 तुम पे कर दिया, बाकी दो हमको वापस करो, बाकी 9,50,000 एचओ को जो मिल रहा है उससे उसको मतलब है। ठीक है, तो एचओ वही चीज रिकॉर्ड करेगा जो ब्रांच और एचओ के बीच में हो रहा है। ब्रांच ने किसी को दे दिया, खर्च के रूप में पे किया, तो वो एचओ नहीं रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि हम एचओ के बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ब्रांच से मिलेगा उसको पैसा वापस, उसको रिकॉर्ड करेगा, या एचओ ने जो ब्रांच को दिया उसको रिकॉर्ड करेगा। अब खर्चा जो है अलग अलग तरह का हो सकता है भैया, कि भाई वो रेवेन्यू खर्चा भी हो सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, तो वहाँ पर मत सोचिएगा। हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। हमने आपको साफ साफ लिखा है कैश सेंट बाय एचओ फॉर एक्सपेंसेस,
चाहे वो रेवेन्यू खर्चा के लिए पेमेंट किया गया या कैपिटल खर्च के लिए ब्रांच को पैसा भेज रहा है, जो भेज रहा है बाबू सब लिख देंगे, ठीक है। चाहे वो अलमीरा खरीदने के लिए, अलमीरा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, 20,000 रुपया हेड ऑफिस ने अलमीरा खरीदने के लिए भेजा ब्रांच को, तो भी लिख देंगे। यहाँ ये नहीं सोचना अरे पीएनएल में तो खाली रेवेन्यू लिखते थे, यहाँ काहे लिख रहे हैं, पीएनएल में तो रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो रेवेन्यू लिखना है। तो थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट, चूँकि प्रेजेंटेशन अलग है तो थोड़ा तो डिफरेंट होगा ना। बैलेंस शीट में ना नहीं, तो दोनों एक ही में आएगा। इसीलिए तो वही बोल रहे हैं ना कि थोड़ा सा तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से चेंज होगा ना भाई, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन के हिसाब से थोड़ा सा तो चेंज होगा, इसलिए लिखना पड़ेगा आपको भाई जो भी कैश एचओ भेज रहा है चाहे किसी भी तरह के खर्चे के लिए लिख देना है। कभी कभी लिख देगा कि भाई कैश सेंड, जो अभी हम लिखे थे कैश सेंड फॉर एडवर्टीजमेंट, मान लो एडवर्टीजमेंट के लिए कैश भेजा 10,000, नीचे लिख देगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 8,000 या 9,000 जो भी है, ये तो खर्चा लिखा है, ये लिखा है कितना भेजा, तो हमको क्या लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ 10,000। ये एक्चुअल खर्चा से कोई मतलब नहीं हमको, जो भेजा है ब्रांच को एचओ वो लिखना है। एचओ जो भेज रहा है ब्रांच में, वो नहीं उसने उसमें से कितना खर्च किया वो नहीं लिखना है, ठीक है। 10,000 भेजा, 9,000 बच खर्च हो गया, 1,000 बचा हुआ है, तो 1,000 आएगा ना यहाँ कैश एंड बैंक बैलेंस में, लिखना तो है ही बैलेंस हमको निकाल के कैश और बैंक का क्लोजिंग में। यहाँ तो हम लिख देंगे 1,000, यहाँ तो टोटल लिखना, समझ में आ बात, ठीक है। तो ये सब चीज़ हुआ। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हम लोग सोचते हैं जनरली आना चाहिए, जैसे क्या क्या आइटम, सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर, हम बता रहे हैं भाई मतलब नहीं है, सही बात है, हेड ऑफिस को क्या मतलब, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि कस्टमर ने वापस किया, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं सेल से घटाते हैं, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं इससे। हम वो आइटम लिख रहे हैं जो आपको इस अकाउंट बनाते समय कंसिडर ही नहीं करना है। इस लेजर इस अकाउंट में वो नहीं आएगा, ब्रांच अकाउंट में नहीं है, ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। जनरली हम लोग लिखते थे ट्रेडिंग पीएनएल में, लेकिन यहाँ नहीं लिखना। उसके बाद बैड डेप्ट दिया रहेगा सब, ये सब चीज़ बदमाश है तो क्या करोगे। हम जैसे अभी बताए कल जो क्वेश्चन भेजे सीए इंटर वाला हायर परचेज का क्वेश्चन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 लाइन का जाता है। उसी क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट एक पेज से ढड्ढा भर के ऊपर बना दिया, प्रेजेंटेशन ही मेन है। अब स्टूडेंट जब पढ़ना शुरू करेगा, अरे बाप रे बाप, हायर परचेज का क्वेश्चन इतना लंबा, वो 6 लाइन को एक पेज से ऊपर लिखा है इंस्टीट्यूट, तो स्टूडेंट तो वहीं हार्ट फेल कर गया, गया 10 नंबर छोड़ दिया या बनाने मेरे बाप रे बाप बन करेगा, इतना लंबा क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये हायर परचेज का। तो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करता है, आपको प्रेजेंटेशन से डराने का कोशिश करता है। अलग अलग तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करेगा। तो प्रेजेंटेशन मत देखिए, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन पहले कि क्या क्या दिया है। जब पढ़ लीजिएगा ना तब लगेगा अरे तो इजी क्वेश्चन है, एक ही चीज़ों को बार बार लिख दिया इसीलिए लंबा हो गया इतना सारा, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, और क्या आएगा, और भी लिख देते हैं कुछ आइटम हम लोग इसमें, जैसे कि डिप्रिसिएशन,
ये सब जनरली हम लोग पीएनएल में लिखते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं। हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको लगेगा कि खर्चा है, काहे नहीं लिखे। प्रॉफिट निकालते हैं तो लिख देते हैं सब, इसको भी लिख देते हैं। नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। किसी भी तरह का लॉस ऑफ गुड्स सर ऐसा रहेगा इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय है, कुछ भी हो, एचओ जो भी दे रहा सब लिखेंगे। इंश्योरेंस का पैसा अगर एचओ दिया लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। एचओ जो दे रहा है ब्रांच को सब लिखेंगे, ठीक है। कैश में दे या गुड्स में दे, सब लिखना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा फालतू कुछ नहीं लिखना है। हम 4 ट्रांजैक्शन जो बताए वही है, आप पूरा फॉर्मेट देख लीजिए, कुछ नहीं है। पहला ट्रांजैक्शन ये बताए थे, दूसरा ये, तीसरा रिटर्न वाला हम यही माइनस कर दिए हैं, और तीसरा ये तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहे हैं। ट्रांजैक्शन थोड़े नहीं, बचा हुआ है तो लिखेंगे, नहीं बचा तो नहीं लिखेंगे। बाकी लोडिंग कैंसिल करना है और कुछ है देख लीजिए, कुछ नहीं है फॉर्मेट। तो ट्रांजैक्शन वही 4 होता है, उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। माथा में कीड़ा नहीं काटना चाहिए किसी फालतू का, काटेगा तो जाइएगा। लॉस ऑफ गुड्स चाहे वगैरह दिया, फर्नीचर का, डेटर का, ये सब जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये सब तो डेप्रिसिएशन, बेड डेट, हाँ माइनस करके सही बोल रहे हो कि फर्नीचर का अगर हमको क्लोजिंग निकालना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करके निकालेंगे। हम क्या लिख रहे हैं कि डिप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, माइनस करके इस फर्नीचर का बैलेंस निकला क्लोजिंग, हाँ ऑब्वियसली कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तभी क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। ये करना है, ये करेंगे, लेकिन हम डिप्रिसिएशन नहीं लिख देंगे। यहाँ पीएनएल में क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना। तो ये नहीं लिखना है, ऐसे कि आप डिप्रिसिएशन भी लिख दिए और फर्नीचर से घटा के भी लिख लग तरीके बेड़ा गर्क। तो वो चीज़ नहीं करना है जो हम पीएनएल में करते थे, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है एकदम, प्रेजेंटेशन याद रहेगा, फटाफट क्वेश्चन बनते जाएगा, कहीं कुछ है नहीं चैप्टर में। 2-4 क्वेश्चन थोड़ा तंग करेगा, जैसे डिपार्टमेंट हम पहले बता दिए कि कुछ क्वेश्चन तंग करेगा आपको लोडिंग वाला, उसी तरह इसमें भी कुछ ही क्वेश्चन तंग करेगा आपको, बाकी कुछ नहीं। अगर आप फॉर्मेट अच्छी तरह से समझ लिए, लॉस ऑफ गुड्स किसी भी तरह का हो, चाहे नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल लॉस दिया है क्वेश्चन में या एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल गुड्स हो या नॉर्मल लॉस हो, एनी टाइप ऑफ लॉस हम नहीं लिखेंगे। अब पूछेगा क्यों भैया, ओपनिंग स्टॉक तो लिख ही रहे हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। जब ओपनिंग स्टॉक हम लिख दिए और क्लोजिंग स्टॉक अलग से लिख दिए, जब क्लोजिंग स्टॉक निकाले होंगे तो हम तो एडजस्टमेंट करके ना निकालेंगे लॉस को, सारा लॉस प्लस माइनस करके फिर क्लोजिंग स्टॉक निकला ना, ठीक है। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक अलग से प्लस माइनस करके निकाल लिखेंगे, है ना, तो फिर हम अलग से क्यों लिखेंगे अलग से क्यों लिखेंगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, कभी नहीं लिखेंगे। किसी भी तरह का लॉस नहीं लिखेंगे। लॉस बाय थेफ्ट भी दिया रहेगा, नहीं लिखेंगे, चोरी हो गया, ठीक है, नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखेगा भाई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय ब्रांच, ये भी नहीं आएगा। फिर लिखेगा भाई प्रॉफिट हुआ एसेट को बेचकर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अरे 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 कैसा हो गया, लॉगिन तो ये है। एक मिनट ठीक है, जा रहा है स्क्रीन।
अजय, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाय ब्रांच नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखना ही नहीं है। तो ये सारे आइटम आपको क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, क्वेश्चन में सब दिया रहता है। क्वेश्चन तो इसी तरह से बनता है, फालतू का आइटम बहुत रहता है जिसका मतलब ज़्यादा नहीं है। अब आइए हम लोग समझेंगे। ये लिख लिए, कुछ छूटा तो नहीं ना किसी का? चलो अब हम लोग बनाएंगे डेटर अकाउंट। कैसे बनेगा? मान लो ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया है, लेकिन हमको तो लिखना ना पड़ेगा क्लोजिंग डेटर, ठीक है? तो वो क्लोजिंग डेटर निकाल के, क्योंकि हमको ओपनिंग डेटर भी लिखना है ब्रांच अकाउंट में, और अगर क्लोजिंग है तो क्लोजिंग भी लिखना है। तो डेटर अकाउंट कैसे बनेगा ये समझ लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस, ओके। उसके बाद टू क्रेडिट सेल्स, बाय कैश और बैंक। कैश और बैंक का मतलब क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डिस्काउंट अलाउड, बाय सेल्स रिटर्न, बाय BR। न्यू बिल अगर आएगा तो न्यू बिल हम रिसीव कर रहे हैं तो आएगा BR, ठीक है? बाय बैड डेट, बाय बैलेंस CD। इधर आएगा 2 लिखा गया। टू बैंक, टू बैंक कब लिखेंगे? जब चेक डिजॉनर हो जाएगा। साला परसों जब उठे शो करने लगा साउंड बॉक्स पे गायब हो गया। अरे तरीके, साउंड बॉक्स कहाँ गया? हाँ ऐसे कर रहे हैं, मैंने आवाज़ें नहीं निकल रहा था एकदम। रात को कुछ खास अरे ये पानी पड़ता है फिर धूप निकलता है ना, उसी सब हो गया। 2 दिन ठंडा, 1 दिन गर्मी, गलती से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिए तो हो गया, खत्म हो जाता है। ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स और बैंक का चेक डिजॉनर। बाबू सेल्स रिटर्न तो आएगा ना, सेल यहाँ लिखे पूरा टोटल। अब इसी में से कुछ वापस कर देगा तो इधर नहीं लिखोगे क्रेडिट साइड में। ये फॉर्मेट हम बता रहे हैं डेटर अकाउंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा क्वेश्चनवा में जो ये सब देगा ना, झमेला, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, कहाँ जाएगा? डेटर अकाउंट। ये वर्किंग का पार्ट है डेटर अकाउंट। ये वर्किंग जब करेंगे ना उसके लिए भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना क्वेश्चन में, तो वहाँ ये यूज होगा। यहाँ ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना है सब,
अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम डेटर का क्लोजिंग या ओपनिंग जो भी निकालना है, या हमको मान लो कलेक्शन फ्रॉम डेटर ही निकालना है, ठीक है, कैसे निकलेगा अगर नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा ना, बैड डेट का, सेल्स रिटर्न का, ये सारा इन्फॉर्मेशन डेटर अकाउंट बनाने के लिए यूज करना है, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना है, ठीक है ना, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना। ये सारा आइटम नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाना आपको। लिख लिए डायरेक्ट डेटर अकाउंट मोस्टली हर एक क्वेश्चन में बनाते हैं, तो जनरली मिसिंग ही रहता है कुछ ना कुछ डेटर से, ठीक है ना। 3 इन्फॉर्मेशन मेन है जो आपको चाहिए। एक ओपनिंग डेटर, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और तीसरा क्लोजिंग डेटर। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए ब्रांच अकाउंट में डालने के लिए। ओपनिंग तो हम ओपनिंग डेटर ओपनिंग एसेट्स में लिखते हैं, क्लोजिंग डेटर को क्लोजिंग एसेट्स में लिखते हैं, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर को हम यूज करते हैं रेमिटेंस निकालने में। देखिए जो शुरू में हम बताए थे कि जब कैश सेंड करेगा तो ये वर्किंग करेगा, यहाँ चाहिए हमको ये कैश जो ब्रांच भेजेगा एचओ को, उसके लिए ये चाहिए। तो ये अगर मान लो क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो क्या करेंगे, डेटर अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से निकालेंगे, फिर रेमिटेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हमको ये 3 इन्फॉर्मेशन तो मिनिमम होना चाहिए डेटर से रिलेटेड। अगर तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो बहुत कम क्वेश्चन में आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है तीनों इन्फॉर्मेशन, तो बहुत रेयर क्वेश्चन आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो दिया ही हुआ है तो जो चाहिए वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो नहीं बनाएंगे। उसके बाद बनेगा बाद में, ठीक है ना बेटा, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अगर ये लेजर बोलेगा बनाने में तो कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में। अच्छा, जो एंट्री उधर की है ना गुड सेंड टू ब्रांच में, वो यहाँ क्रॉस एंट्री होगा, ब्रांच अकाउंट में लिखे ना, लिखे ना यहाँ पर, या जनरल एंट्री देख लो, जनरल एंट्री देखो, एक एंट्री ये है हमारा, हाँ, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, एक एंट्री ये है, इसके ऊपर भी था एक गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। उसके बाद ब्रांच को भेजे गुड्स, ये तो एक एंट्री ये इसका जाएगा लेजर पोस्टिंग, इसका जाएगा, फिर अगर लोडिंग है तो उसका भी जाएगा, और अगर वापस आ रहा है ब्रांच से तो उसका भी एंट्री किए थे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में भी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आया था, ठीक है। तो यही सारा इसमें पोस्टिंग होगा। चलो आ जाओ बना लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है बना देंगे, कुछ दिक्कत है नहीं। जो आप ब्रांच अकाउंट में जहाँ जहाँ लिखे गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसी को क्रॉस एंट्री में कर देना है। जो वहाँ ब्रांच अकाउंट में डेबिट में लिखे, यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, बाय ब्रांच अकाउंट, ठीक है ना। ये ब्रांच अकाउंट का यहाँ अमाउंट लिखेंगे। ये किस चीज़ का अमाउंट है भैया, ये अमाउंट है जो गुड्स भेजा गया ब्रांच को, ठीक है ना। ये किसका अमाउंट है, तो गुड्स सेंड का, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच का, गुड्स सेंड टू ब्रांच का अमाउंट यहाँ लिखेंगे, चाहे कॉस्ट प्राइस पे हो चाहे इनवॉइस प्राइस पे हो। अगर ब्रांच ने इसी में से वापस कर दिया तो टू ब्रांच इधर आ जाएगा। ये यहाँ किस चीज़ का अमाउंट आएगा, तो भाई ये हमारा गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का,
गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का। ठीक है, इसके बाद आपका लोडिंग। तो हम लोग इसका लोडिंग इधर कैंसिल करेंगे। टू लोडिंग आप एक साथ भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों माइनस करके एक जगह कर दिए, हम अलग अलग अभी लिख देते हैं। ठीक है, इधर लोडिंग कैंसिल होगा तो टू ब्रांच अकाउंट अगर हम कर रहे हैं कैंसिल तो ठीक है ना, इसका लोडिंग, इसका हम बना रहे हैं लोडिंग। अगर इनवाइस प्राइस पे हम इधर लिखे हैं तो भैया इसका लोडिंग इधर आएगा। भाई लोडिंग किधर लिखे थे, डेबिट में देख लो, ब्रांच अकाउंट जो बनाए थे ना, यहाँ लिखे थे लोडिंग। इसमें अगर क्रेडिट में लिखे हैं तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, तो वही लिख रहे हैं। इसका लोडिंग अगर आप अलग से कैंसिल कर रहे हैं रिटर्न का, तो आपको इधर से इधर लिखना पड़ेगा। अगर आप अलग से कैंसिल कर रहे हैं तो, अगर आप अलग से नहीं कैंसिल कर रहे हैं, इसको यहाँ से माइनस कर दिए रिटर्न, उसके बाद लोडिंग निकाल रहे हैं, तो फिर अलग से नहीं कर रहे हैं कैंसिल, इसका मतलब आप तो फिर अलग से नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आएगा टू परचेज। ये परचेज यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, कॉस्ट पर रहेगा हमेशा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रहेगा। जब हम इनवाइस प्राइस से लोडिंग कैंसिल ही कर दिए तो बचा क्या, कॉस्ट। इनवाइस प्राइस को कैंसिल कर दिए, लोडिंग हटा दिए, इनवाइस प्राइस माइनस लोडिंग इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, क्लियर। परचेज वाला जो कॉस्ट हम गुड्स भेजे कॉस्ट प्राइस पे ना, उसको भाई कॉस्ट प्राइस पे का था आपका, कितने का गुड्स था, तो कॉस्ट प्राइस तो निकल जाएगा ना, तो एंट्री क्या बनेगा उसका, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज किया हुआ गुड्स को हम पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में डालते हैं, फिर वहाँ पर उसका लोडिंग ऐड करके फिर उसको ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस ये है, क्योंकि जो सामान खरीदा उसी में से कुछ ब्रांच को भेजा ना, वो वही अमाउंट यहाँ ये निकल रहा है, ये टू परचेज। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जनरली इस लेजर में, हम ये सारों पहले लिख देते हैं और ये बैलेंस निकल जाएगा। इसको अलग से निकाल के लिखेंगे, ये बैलेंस फिगर होगा और हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा, क्रेडिट में नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इस तरह से बनेगा। क्लियर, चलो आज इतना ही, हम लोग अकाउंट्स करेंगे। फॉर्मेट सारा समझ लिए, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा फॉर्मेट को। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग, तो इसको पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या क्या लिखते हैं कहाँ कहाँ। ठीक है, एक बार इसको अच्छी तरह से रीडिंग मार लीजिए, जनरल एंट्री भी बता दिया आपको और जो लेजर का फॉर्मेट था वो भी बता दिए। ठीक है बाकी जो वर्किंग एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, तो वो हम लोग वर्किंग क्वेश्चन के हिसाब से समझते जाएंगे। ठीक है, हाँ डेटर अकाउंट का फॉर्मेट बता दिए। डेटर अकाउंट ये इसी तरह बनेगा हर एक क्वेश्चन में, ज़रूरत होगा तो बनाएंगे, ज़रूरत नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही अकाउंट्स में, फिर 10 मिनट में क्लास शुरू करते हैं कॉस्ट का। ठीक है।